जम्मू कश्मीर में एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। आतंकियों ने अनंतनाग में 2 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया ताकि आतंकियों को धर दबोचा जाए। दरअसल 5 दिन में यह दूसरा हमला है। इससे पहले 13 जुलाई को आतंकियों ने शोपिया ज़िले में एसओजी कैंप से 150 मीटर दूर गगरान इलाके में घर में घुसकर बिहार के 3 श्रमिकों को गोली मार दी थी। इसके बाद आतंकी भाग निकले। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इसी बीच सूचना पाकर वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। साथ ही आसपास के इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकियों के कायराना हरकत के बीच सुरक्षा बलों का भी ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है। 18 जुलाई को ही जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों के शव के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इनमें 4 चीन में बने AK असॉल्ट राइफल और 2 पाकिस्तानी चिन्ह वाले पिस्तौल शामिल हैं। पुंछ के मेंढर इलाके में 20 अप्रैल को सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया था। सचिन के प्यार में पाकिस्तान की सरहद को अवैध तरीके से पार कर भारत पहुंचने वाली सीमा हैदर ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं, तो अब वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर को शक की निगाहों से भी देखा जा रहा है। हाल ही में यूपी ATS ने सीमा हैदर से कई घंटों तक पूछताछ की, जिसमें सीमा हैदर को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए। सीमा हैदर को किसी तीसरे शख्स के द्वारा भारत में प्रवेश दिलाया गया था। सीमा ने पूरी तैयारी के साथ अपने लुक को ड्रेसअप किया था, जिससे वो ग्रामीण महिला की तरह लगे और उसे आसानी से वहां के लोगों से मदद मिल सके। सीमा को इस तरह से तैयार करने के लिए कुछ पेशेवर लोगों ने मदद की थी। सीमा ने अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इसी तरह तैयार किया था, जिससे वो सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में ना आ सकें। एजेंसियों का मानना है जिस तरह से सीमा ने भारत के भीतर अपना हुलिया बदलकर घुसी है, ठीक उसी तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी घरेलू सहायिका या जिस्म फरोशी रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने में इस्तेमाल करती हैं। इन सब के अलावा सीमा जिस भाषा में बात कर रही है, ठीक ऐसी ही भाषा की ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। जिस चालाकी से सीमा हैदर ने भारत में अपना कदम रखा है, इसे देखते हुए कई सवाल सबके मन में उठ रहे हैं कि सीमा हैदर जहां खुद को पाकिस्तान के छोटे शहर का बताती है, तो ऐसे में वो PUBG गेम में इतना व्यस्त कैसे रहती थी और भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ के आरोप में पकड़े जाने पर इतनी शांत कैसे है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की सवारी पर कुछ लोगों का थूकते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने घटना का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 19 जुलाई को आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। 19 जुलाई की सुबह 10 बजे नगर निगम और पुलिस की टीम टंकी चौक इलाके में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। साथ ही पुलिस रिक्शा से आरोपियों के नाम की घोषणा कर रही थी। इस दौरान इलाके में देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि शहर में सौहार्द बिगाड़ने वालों के घर पर अतिक्रमित हिस्सा तोड़ा गया है। के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। उन अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया और नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को उनके बारे में जानकारी दी गई। आज विधिवत रूप से नगर निगम, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम द्वारा उनके द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया, आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। अनोखा तरीका देखने को मिला पुलिस का डीजे और ढोल के साथ। जैसा कि विदित है कि कभी भी कोई अतिक्रमण हटाना हो या अवैध अतिक्रमण होता है तो नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। उस नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी अदनान मंसूरी बालिग है, जबकि 2 अन्य नाबालिग हैं। पुलिस ने घर तोड़ने से पहले उनके मकान को खाली करवाया। आरोप है कि इन लोगों ने छत से महाकाल की सवारी पर थूक फेंका था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की थी।
तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालिग को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेजा गया है। वहीं 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये तस्वीरें उन आतंकियों की हैं जिन्होंने बेंगलुरु को तबाह करने की साजिश रची। इनका प्लान था कि पूरे बेंगलुरु को घुटने पर लाना, लेकिन खुफिया विभाग ने इन आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दरअसल कर्नाटक की बेंगलुरु पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने केंद्रीय खुफिया विभाग के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से विस्फोटक सामग्री, 4 वॉकी टॉकी, 7 पिस्टल, गोला बारूद समेत अन्य विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्ध बेंगलुरु के ही रहने वाले हैं। Subversive activity in Bangalore city. Further details need to be ascertained because the case has been registered in Hebbal police station and the accused are being taken into police custody, and once the detailed interrogation is done, we will be able to know to which organization these people belong, what was their purpose, what was their target, and also whether there was any money flow and other things. बीते कुछ दिनों से वो आतंकवादियों के संपर्क में थे और उनके पास आतंकवादी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। उन्होंने विस्फोटक समेत कई तकनीकी ट्रेनिंग ली है। सभी संदिग्ध एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें से कोरोना के दौरान किडनैपिंग और हत्या में शामिल था। फिलहाल सीसीबी मादीवाला टेक्निकल सेल में संदिग्ध आतंकियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनकी टीम के बचे हुए लोगों की तलाश कर रही है। जांच एजेंसी को शक है कि इन संदिग्धों ने बेंगलुरु में विस्फोट करने की योजना बनाई थी। ये 5 संदिग्ध 2017 में हत्या के मामले में आरोपी थे और परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद थे। इसी दौरान ये आतंकवादियों के संपर्क में आए थे। बता दें, ये संदिग्ध ऐसे समय में गिरफ्तार हुए हैं जब कर्नाटक में देश की बदली राजनीतिक तस्वीर को तैयार किया जा रहा था, यानी कि बेंगलुरु में करीब 26 विपक्षी दलों की महाबैठक चल रही थी। इस नजरिए से भी इन संदिग्धों का गिरफ्तार होना पुलिस प्रशासन के लिए अहम माना जा रहा है। यमुना नदी हरियाणा के पल्ला से दिल्ली में दाखिल होती है और दिल्ली के जैतपुर से आगे उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो जाती है। आंकड़ों के हिसाब से यमुना में 26 ब्रिज और 3 बैराज हैं, जिनसे लोगों की आवाजाही और पानी को मैनेज किया जाता है। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों जब बाढ़ आई तो 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इस दौरान जल स्तर 208.66 मीटर पर पहुंच गया था। एक तरफ इस बाढ़ से लोगों को परेशानी हुई तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी खूब जमकर हुई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हथिनी कुंड बैराज के पानी का वितरण ठीक नहीं हुआ, तो वहीं बीजेपी शासित हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसे नकार दिया। ऐसे में समझना ये जरूरी हो जाता है कि आखिरकार क्यों हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाए तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा हो जाता है, और गर्मियों के मौसम में बैराज से पानी ना छोड़ा जाए तो दिल्ली वालों को पानी की कमी हो जाती है। पहले पानी की अधिकता से दिल्ली में बाढ़ क्यों आ जाती है, इसको समझना बेहद जरूरी है। हरियाणा जिले के यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज का निर्माण साल 1996 में होकर साल 1999 में पूरा हुआ। इसके बाद इसको पूरी तरह खोल दिया गया। 168 करोड़ रुपए की लागत से बने 360 मीटर लंबे बैराज का संचालन हरियाणा कर रहा है, जिसमें करीब 10 गेट पानी के नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। बैराज इतना महत्वपूर्ण है कि देश के 5 राज्यों में पानी की आपूर्ति करता है। यमुना में पानी के फ्लो वॉल्यूम पर निर्भर करता है कि बैराज से कब और कितना पानी छोड़ा जाएगा। इससे 3 तरह के वाटर चैनल निकलते हैं जिनसे पानी की आपूर्ति की जाती है। वेस्टर्न यमुना कैनाल हरियाणा की तरफ जाती है, जिससे सिंचाई भी हो जाती है, तो दूसरी तरफ ईस्टर्न यमुना कैनाल यूपी की तरफ जाती है, जिससे सिंचाई होती है, और मुख्य यमुना का पानी दिल्ली की तरफ आता है। ईस्ट या वेस्ट कोई भी कैनाल कितनी चलेगी वो लिखित में बैराज प्रशासन को दिया जाता है, उतना ही पानी छोड़ा जाता है, और साथ ही ये अलग अलग कैनाल की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। नहर नदी के पानी को कंट्रोल करके बनाई जाती है ताकि सिंचाई और जल आपूर्ति हो सके। इसे कंट्रोल करके उसकी दिशा को बदला भी जा सकता है, पर नदी के साथ ऐसा करना मुमकिन नहीं है। किसान कर्ज माफी और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामले में बुधवार को बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया। शून्यकाल में बीजेपी के कई नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने पेपर लीक
और ईओ भर्ती परीक्षा में पकड़े गए कांग्रेस नेता गोपाल के सावंत के आरपीएससी सदस्यों से तार जुड़े होने के आरोप लगाए। शून्यकाल के दौरान पूनिया ने जैसे ही कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी के वादे का जिक्र किया तो कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन सदन में अचानक ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री जी, आपके और सलमान खुर्शीद साहब के क्या नजदीकी रिश्ते हैं? क्या एक तरफ राजस्थान की विधानसभा में आप कानून बना रहे हो जनता को धोखा देने के लिए, युवाओं को फिर से धोखा देने के लिए, और दूसरी तरफ इसके मुख्य आरोपी की जमानत के लिए आप सलमान खुर्शीद जी से बात करके सलमान खुर्शीद को आप वकील बनवा रहे हो। ये दोहरा चरित्र आपका। जनता इससे जनता जवाब मांगती है। आपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 34 के क्रम संख्या 25 पर आगे बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने विश्वास खो दिया है, वो केवल डंडे के दम पर मामले को दबाना चाहती है। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अब जनता इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और सिर्फ दमन के आधार के ऊपर, तानाशाही के आधार के ऊपर, लाठी के दम के ऊपर सरकार आंदोलन को कुचलना चाह रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। रात के अंधेरे के अंदर संविदा कर्मी अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो डंडे के दम पे सरकार आंदोलन को दबाना चाह रही है। वहीं सदन में कांग्रेस ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बालिका शिक्षा के लिए 8 योजनाएं संचालित हैं, जिसमें गार्गी पुरस्कार योजना है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा में जो बच्ची 75% नंबर से अधिक लेके आती है उसको 11वीं और 12वीं में 3-3 हजार रुपए हम देते हैं। जो बच्चियां राजस्थान के 10वीं की मेरिट में आती है पूरे राजस्थान के अंदर 3 पायदान के ऊपर, उन बच्चियों को अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद में 4 साल के लिए 25-25 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। सारी योजनाएं राज्य सरकार की। इतना ही नहीं, जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर जलाने के मामला शून्यकाल के दौरान विधानसभा में उठा, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेरते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.